हेलो, हेलो सिमरन, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल, and in today's lecture we will discuss basically the last topic of your syllabus, that is the Maxwell equation. Clear? So मैक्सवेल इक्वेशंस जो है बेसिकली 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, जो कि हमने कल टेबल भी आपसे डिस्कस किया था। तो पहले मैं उस टेबल को दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड हमने 4 मैक्सवेल इक्वेशन आपको बताई थी, एंड दीज आर द 4 मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल एज वेल एज इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। हर एक मैक्सवेल इक्वेशन एक पर्टिकुलर लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे पहले ये आप देख रहे होंगे, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, ये बेसिकली गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड है। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, दैट इज फैराडेज लॉ। एंड डेल क्रॉस एस इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, दैट इज एम्पियर सर्किट लॉ। क्लियर? तो ये हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। क्लियर? इसी पे बेस्ड हम लोग इनके सारे जो हमारे डेरिवेशन पार्ट, या हम आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे हमारी डिफरेंशियल फॉर्म से इंटीग्रल फॉर्म जनरेट होती है ना, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे डिफरेंशियल से इंटीग्रल फॉर्म। और दूसरी चीज़ है कि हम मैक्सवेल इक्वेशंस देखेंगे फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, फॉर नॉन टाइम वेरिंग फील्ड, जिसको हम स्टैटिक फील्ड भी बोलते हैं। उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, क्योंकि किसी भी फॉर्म में आपके एग्जाम में कोई भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को ये दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, वी हैव द 4 इक्वेशंस, दैट इज, दिख रहा है सभी को बेटा ये? हेलो, इज इट विजिबल? दिख रहा है सभी को ये? इज इट विजिबल? विजिबल है सभी को? क्लास, आवाज आ रही है? यस सर, विजिबल है। ठीक है, तो वी हैव द 4 मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, इनको अगर आप देखेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ बेटा, कुछ कुछ कह रहे हो सर, क्या? आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, तो देखिए, अब इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग जैसे आप देख रहे होंगे, पहली है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डी प्लस जे। जे जो बेसिक ये डी प्लस डी है, डी इज द योर डिस्प्लेसमेंट, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं इसको। इसको एग्जैक्टली अगर आप डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो डी इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी होता है। ये जो डी है ये बेसिकली डेल डी बाई डेल टी है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। क्लियर? तो जब मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम इसको डी को डेल डी बाई डेल टी भी लिख सकते हैं, लिखेंगे, ठीक है ना। या हम इसको सिंपल फॉर्म में डी भी लिख दिया है मैंने, बल्कि डी की वैल्यू डेल डी बाई डेल टी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस बी है, और जो ये बी होता है, बी इज योर डेल बी बाई डेल टी, दैट इज योर टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। ये दोनों ही टर्म हमारे टाइम डेरिवेटिव है, मीन्स टाइम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बी भी आप देखेंगे तो दिस इज द चेंज ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डी को देखेंगे तो दिस इज द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये डी और बी दोनों ही आपके टाइम डिपेंडेंट हैं बेसिकली, ठीक है। थर्ड वन देखेंगे तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी है, ये बेसिकली गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो हमने आपको पढ़ाया भी था। डी की वैल्यू अगर आप एप्सिलॉन नॉट इंटू ई रखेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर जाके डिवाइड हो जाएगा रो वी के साथ, तो बेसिकली डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एंड दैट इज योर इनक्लोज चार्ज, ठीक है। ये हम बताए थे आपको, ठीक है। तो ये आपका एक गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड हो गया।
ऐसे ही जो नेक्स्ट वन है डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, दैट इज योर गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। क्लियर? तो ये मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 हमने आपको बताया था क्यों होता है, क्योंकि नेट जो चार्ज एनक्लोज्ड होता है टू द सरफेस दैट इज 0। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि बी बी डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्योंकि हमने बताया था जैसे ये हमारा नॉर्थ टू साउथ हमारा ये बार मैग्नेट है, तो अगर इसके क्रॉस फील्ड लाइंस देखेंगे आप तो कुछ ऐसे आती हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये नॉर्थ से जनरेट होती हैं और साउथ की तरफ टर्मिनेट होती हैं, तो नॉर्थ से जनरेट होती हैं और साउथ की तरफ तो कहने का मतलब है कि जितनी लाइन यहाँ से इनिशिएट होंगी उतनी ही लाइन यहाँ टर्मिनेट होंगी, तो नेट फ्लक्स अगर आप देखेंगे जो इस के चारों तरफ क्रिएट हो रहा होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जनरेटिंग एज वेल एज टर्मिनेटिंग बोथ आर सेम। क्लियर? तो नेट फ्लक्स विल बी 0, दैट्स व्हाई इट इज 0। क्लियर? ये हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी, पिछले टर्म पे ही बता दिया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब इन्हीं के इंटीग्रल फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पहली इक्वेशन है डेल क्रॉस एस इज इक्वल टू डी प्लस जे, इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे तो एस डॉट डी एल इज इक्वल टू डी प्लस जे डॉट डी एस आ जाएगा। ये भी हम निकलवा के बताएंगे आपको यहीं पे कैसे ये आया, अगर हमें डिफरेंशियल फॉर्म पता है तो हम कैसे उसका इंटीग्रल फॉर्म बनाएंगे या फाइंड करेंगे, तो ये हम आपको बता देंगे अभी। ठीक है, सिमिलरली सेकंड का देख रहे हैं डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी है, तो इसका भी इंटीग्रल फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बी और डी जो है ये बेसिकली क्या है, डेल बी बाई डेल टी और डेल टी बाई डेल टी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई जगह बुक में आपको डायरेक्टली डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी मिलेगा, या इसकी जगह पे जे प्लस डेल डी बाई डेल टी मिलेगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो सी वाला पार्ट है इसमें भी आप देखेंगे तो जो डी इसका इंटीग्रेशन फॉर्म डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी का है, तो दैट इज इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो वी डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। सिमिलरली फोर्थ वाले का देखेंगे तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रल फॉर्म है, दैट इज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा कि दो जो इक्वेशंस हमारी डिफरेंट ये हैं मैक्सवेल इक्वेशन, जैसे ये सी और डी आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली गॉस लॉ पे बेस्ड है। ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है। और जो पहली दो हैं इसमें से एक फैराडे लॉ पे बेस्ड है और एक आपकी एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड है। जैसे पहली वाली जो है ये एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड है और ये वाली आपकी फैराडे लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, क्लियर? ये इनके स्टेटमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं इंडिविजुअल सबके डिफाइन डिफिनीशंस हैं, इसकी 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 और इसकी चारों की लाइन बाय लाइन। सो पहले जैसे पहली मैक्सवेल इक्वेशन आपको दिख रही होगी, दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटोमोटिव फोर्स अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट। ठीक है, थ्रू एनी क्लोज सरफेस बाउंडेड बाय द पाथ। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये पहली इक्वेशन आपके रिप्रेजेंट भी कर रहा है, दैट इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी डॉट डेल टी में आप देख सकते हैं। तो पहली लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी है। ठीक है, एंड कंडक्शन करंट क्या है, जे। ठीक है, जे इज द कंडक्शन करंट डेंसिटी। ठीक है, थ्रू एनी सरफेस बाउंडेड बाय द पाथ। ठीक है, इसके सम के बराबर हो गया, तो ये हमारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन हो गई। सेकंड में देखेंगे तो सेकंड इक्वेशन जो है आपकी वो ये है, दैट इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी। इसका स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस बाउंडेड बाय द पाथ। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हैं डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी होता है बेसिकली, जो कि बी की वैल्यू माइनस डेल बी की वैल्यू डेल बी बाई डेल टी है, माइनस की वजह से माइनस डेल बी बाई डेल टी हो जाएगा। तो माइनस नेगेटिव साइन ऑफ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, दैट इज बी फ्लोइंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ठीक है, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या बताता है, दैट द टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, that is basically the Gaussian surface,
इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे होंगे डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी है, तो ये टोटल चार्ज एनक्लोज इनटू द सरफेस है। ठीक है, दैट इज योर क्यू, क्यू भी कह सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन होता है। तो ये बेसिकली ये हमारा टोटल चार्ज इंक्लोज इंक्लूड द सरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी डॉट डी एस इज इक्वल टू दिस, है ना, क्लियर। तो जो सरफेस में जितना चार्ज इंक्लोज होगा तो बेसिकली ये क्यू है, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो वी डी वी। तो ये आपका इंक्लोज चार्ज हो गया, दैट विल बी इक्वल टू द डी डॉट डी एस। ठीक है, यही डेफिनेशन हो गया। फोर्थ वाले में देखेंगे कि ये नेट फ्लक्स हमारा जीरो है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल है। इट स्टेज दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। तो क्लोज सरफेस से जो टोटल नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा दैट विल बी जीरो। क्लियर है सभी को। अब हम लोग आते हैं इसके डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सवेल। फर्स्ट एक चीज ध्यान रखिएगा, हम जो अभी फील्ड एज्यूम कर रहे हैं वो टाइम वेरिंग फील्ड एज्यूम कर रहे हैं। मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो मैक्सवेल की इक्वेशन जो हम बना रहे हैं वो भी हम टाइम वेरिंग फील्ड के लिए ही देख रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब टाइम वाले जो हमारे कांस्टेंट है उनको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे डेल डी बाई डेल टी हो गया, डेल बी बाई डेल टी हो गया, उनको हम कंसीडर करेंगे क्योंकि हम टाइम वेरिंग फील्ड को ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप फर्स्ट इक्वेशन को देखा आपने, वो क्या है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डी प्लस जे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी डिफरेंशियल फॉर्म में है, इसमें हम इसको हमें इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम दोनों साइड पहले क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे दोनों साइड। तो इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, तो देखिए इधर का सरफेस इंटीग्रल आ गया डेल क्रॉस एच इंटू डी एस, और राइट साइड का आ गया डी प्लस जे डॉट डी एस। ठीक है, अब इस पे क्या अप्लाई कर दीजिए, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर का लाइन इंटीग्रल in any closed path is equal to the surface integral of that vector का क्रॉस प्रोडक्ट विद द डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो यही चीज हो रहा है यहाँ। तो देखिए डेल क्रॉस जो लेफ्ट हैंड टर्म है दैट इज, हम यहाँ पे वेक्टर एच के लिए हम देख रहे हैं, तो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एच डॉट डी एस हो जाएगा एज पर द स्टोक्स थ्योरम। तो इसकी जगह पे हम ये वाला जो टर्म है इसको हम किससे रिप्लेस करते थे, एच डॉट डी एल से कर सकते हैं एज पर स्टोक्स थ्योरम। तो ये जो हमारा टर्म है इस इक्वेशन में जो आ रहा है इसको हम एच डॉट डी एल से रिप्लेस कर, तो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। देखिए डेल क्रॉस एच डी एस को हमने एच डॉट डी एल से रिप्लेस कर दिया, तो हमें हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में मिल गई, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू डी प्लस जे डॉट डी एस। इज इट क्लियर। यही आपका क्या है, इंटीग्रल फॉर्म है फर्स्ट इक्वेशन का। देख लीजिए आप, ये देखिए फर्स्ट का इंटीग्रल फॉर्म क्या है, यही तो है कि नहीं है, बताइए। Yes. तो इसके लिए आपको बस क्या ध्यान रखना है, अगर आप मान लीजिए आप याद नहीं रख पाते हैं तो एक आप फॉर्म याद रखिए, डिफरेंशियल फॉर्म आप याद रखिए, और याद रखना इजी भी है। डिफरेंशियल फॉर्म से आप इंटीग्रल फॉर्म निकाल लेंगे, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है और स्टोक्स थ्योरम क्या है, क्योंकि ये दोनों ही अप्लाई होंगे। दो इक्वेशन पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगा, दो पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी हम लोग स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, इक्वेशन ले लिया जो हमारा डिफरेंशियल फॉर्म में है, उस पर हमने दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल लगा दिया जो कि सेकंड लाइन है। उसके बाद हमें पता है स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि लाइन इंटीग्रल हमारा डेल क्रॉस एस डॉट डी एस होता है। उसके बाद हमने जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेल क्रॉस एस डी एस है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, उसको हमने लाइन इंटीग्रल से रिप्लेस कर दिया, लाइन इंटीग्रल से हमारा रिप्लेस हो गया, और हमें फाइनली 11th इक्वेशन मिल गई इन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जो देखिए इसके बाद हमने जो ये लिखा है, इफ यू सी दिस, इससे हमने ये लिखा, ये दोनों एक ही चीज है। हमने बताया था ना डी को आप डेल डी डॉट डेल टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये देखिए पार्शियल डेरिवेटिव, बेसिकली डी का मतलब ही डेल डी डॉट डेल टी है, इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली इस डी को ना लिख के डेल डी डॉट डेल टी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो टाइम वेरिंग फील्ड है। ठीक है, क्लियर।
इसके बाद आते हैं सेकंड वाले इक्वेशन पे। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन जो आपने देखी वो थी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी इन डिफरेंशियल फॉर्म। इसको भी हमें इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, इसको भी हमें इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना। फिर से इसमें भी हम दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे। तो इधर भी ले लिया सरफेस इंटीग्रल, इधर भी ले। ठीक है, तो इधर हो जाएगा डेल क्रॉस ई डॉट डी एस, इधर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। अब ये डेल क्रॉस ई डी एस जो है, इस पे हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो स्टोक्स थ्योरम हमें पता है क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल इन कन्वर्टेड इनटू द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर का डी डॉट प्रोडक्ट डीएस वेक्टर के साथ, मतलब सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम इस पूरे टर्म को लाइन इंटीग्रल से रिप्लेस कर देंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इस पूरे टर्म को हम इस लाइन इंटीग्रल से रिप्लेस कर सकते हैं ई डॉट डी एल से। तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज माइनस बी डॉट डी एस। ये आ जाएगा, बताइए आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है ना डिफरेंशियल से इंटीग्रल फॉर्म बनाना। बस आपको ये याद रखना चाहिए पड़ेगा कि हमें स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पता होना चाहिए और मैक्सवेल की चारों इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म पता होना चाहिए, तो आप इंटीग्रल फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखिए। थर्ड इक्वेशन आपका क्या कह रहा था कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। इसमें अब क्या करेंगे? अच्छा, हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, जहां पे भी ये क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ क्रॉस है पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में, यहाँ भी क्रॉस था। तो इन दोनों पे हम लोग सरफेस इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, या ये कह सकते हैं हम इन दोनों पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जब डॉट प्रोडक्ट आएगा, जहां जहां डॉट होगा, जैसे थर्ड एंड फोर्थ में डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी और डेल डॉट बी इज इक्वल टू रो वी, ये दोनों ही गॉस लॉ हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। तो इन दोनों पे हम क्या अप्लाई करते हैं? इन दोनों पे हम वॉल्यूम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं दोनों साइड, क्योंकि हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना होता है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के लिए होता है और स्टोक्स थ्योरम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए होता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कौन। तो अब आप क्या करिए, जो इक्वेशन है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, इस पे दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल ले लीजिए। देखिए हमने वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया, को दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए डेल डॉट डी इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी। ठीक है, अब हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होगा, अगर वेक्टर डी है उसका सरफेस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल टू द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर इनटू डीवी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस डी डॉट डेल डॉट डीवी को हम, ये वाले फॉर्म को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस से कर सकते हैं। ये वाला जो फॉर्म है, इसको बेसिकली हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? इसको हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इसको हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बताइए। तो हमको मिल जाएगा डेल डॉट डी डीवी की जगह पे आ जाएगा डी डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो वी डीवी। रो वी डीवी है ना राइट साइड में। बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम? नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये आपका आ गया थर्ड इंटीग्रल फॉर्म। अब इसके बाद आता है फोर्थ इंटीग्रल फॉर्म। फोर्थ इंटीग्रल फॉर्म में क्या है, अगेन यू टेक द differential equation, Maxwell differential equation, that is del dot b is equal to 0 on fourth position. Again you take the, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो दोनों साइड आप क्या ले लीजिए? वॉल्यूम इंटीग्रल ले लीजिए। ठीक है, तो हमने जब दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल लिया, तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया डेल डॉट बी इंटू डी बी और राइट साइड पे हो गया इंटीग्रेशन जीरो डॉट डी बी, क्योंकि राइट साइड जीरो ही था। ठीक है, तो जब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किए आप, तो क्या मिल गया? इसका रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डेल डॉट बी डीवी का, इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से बी डॉट डी एस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए डेल डॉट बी डीवी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, तो इसको हम बी डॉट डी एस से रिप्लेस कर देंगे। और राइट हैंड साइड आपका जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो इज जीरो, प्लस उसका इंटीग्रेशन भी जीरो ही रहेगा।
तो बेसिकली हमें ये मिल गया बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो देखिए सभी के इंटीग्रल फॉर्म हमने निकाल लिए, कोई दिक्कत किसी को? हेलो क्लास, आवाज आ रही है? क्लास आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैंने पूछा, 2 बार पूछा, कोई रिस्पांस नहीं देते हैं आप लोग। मैक्सवेल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, ये ध्यान रखिएगा। अगर पेपर होगा तो इसमें मैक्सवेल इक्वेशन इस यूनिट से जरूर आएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेन पार्ट है ईएमएफटी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का। ठीक है, इसको स्किप नहीं कर सकता कोई भी। इवन योर गेट एग्जामिनेशन, इन योर गेट एग्जामिनेशन भी ये पूछा जाता है मैक्सवेल इक्वेशन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक नोबडी हैज एनी क्वेरीज। सो अब यही मैक्सवेल इक्वेशन हम नॉन टाइम बेरिंग फील्ड के लिए लिखेंगे, जहां पे टाइम का कोई इफेक्ट ना हो, या स्टैटिक फील्ड कह सकते हैं आप। ठीक है, या जीरो टाइम वेरिंग फील्ड लिख सकते हैं, टाइम का वेरिएशन ना हो। ठीक है, अगर टाइम नॉन टाइम वेरिंग फील्ड है, जिसमें टाइम का कोई इफेक्ट ना हो, या विदाउट टाइम वेरिंग फील्ड कह सकते हैं, जिसको स्टैटिक फील्ड भी हम कह सकते हैं, तो हमारे जो भी 2 टर्म हमारे टाइम वेरिंग थे वो जीरो हो जाएंगे। कौन से 2 टर्म थे? एक तो डेल बी बाई डेल टी था, और एक डेल डी बाई डेल टी था, जिसको हम डी और बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही टर्म हमारे जीरो हो जाएंगे। क्लियर? दोनों ही टर्म हमारे जीरो हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो ये दोनों टर्म कहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे? फर्स्ट और सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन में। देखिए ये यहाँ पे ही तो एग्जिस्ट कर रहे थे। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डी, डेल डी बाई डेल टी प्लस जे, और डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो ये दोनों टर्म हमारे जीरो हो जाएंगे। तो हमें जो मैक्सवेल इक्वेशन मिलेगी वो हमारी बेसिकली इसमें से, देखिए पहले वाले में से डी वाला पार्ट हट गया क्योंकि वो टाइम वेरिंग था, तो ये वाला पार्ट हट गया आपका, जीरो हो गया। क्योंकि स्टैटिक फील्ड में, मतलब स्टैटिक का मतलब कोई भी टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम वेरिंग फील्ड को हमने हटा ही दिया, तो यहाँ से डेल डी बाई डेल टी जीरो हो गया। तो हमारी इक्वेशन हो गई डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। ठीक है, इसका इंटीग्रल फॉर्म अगर लिखेंगे तो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस आ जाएगा। ठीक है, दिस योर इंटीग्रल फॉर्म। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड में क्या है? यहाँ डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी होता है। तो चूंकि टाइम का टर्म जीरो है, तो डेल बी बाई डेल टी जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो हमारा डेल क्रॉस ही जीरो के बराबर आ गया। इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी हमने इंटीग्रल फॉर्म सबका बताया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म हो गया फॉर स्टैटिक फील्ड। ये ध्यान रखिएगा, क्या आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखते हुए इक्वेशन लिखना है। स्टैटिक फील्ड के लिए पूछा है या टाइम वेरिंग फील्ड के लिए पूछा है, ठीक है, तो जो भी एग्जाम में जैसे ही पूछा जाएगा वो आपको मालूम होना चाहिए। सिमिलरली योर थर्ड इक्वेशन, दैट इज डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी है। यहाँ पे तो कोई चार्ज का टर्म, कोई टाइम का टर्म रिलेट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि कोई टाइम का इफेक्ट नहीं है इस इक्वेशन में, दैट इज, तो हमारा इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो एज इट इज था वैसे ही रहेगा। तो पहले जैसे था, विदाउट टाइम वेरिंग, वो सॉरी टाइम वेरिंग के साथ और विदाउट टाइम वेरिंग दोनों में ये सेम रहेगा। तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। फोर्थ वन देखेंगे, फोर्थ वन इज डेल डॉट डी बी इज इक्वल टू जीरो है। इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारी इक्वेशन जो है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? मैक्सवेल की 4 इक्वेशन इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म में विद टाइम वेरिंग एंड नॉन टाइम वेरिंग फील्ड या स्टैटिक फील्ड, बताइए किसी को कोई डाउट है?
नो सर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और अगर आप आगे तैयारी भी करेंगे प्रिपरेशन वगैरह, तो उसमें भी मैक्सवेल इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में ये एंटीना का पोर्शन, ईएमएफटी एंटीना का पोर्शन बहुत कवर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा, टॉपिक क्या है, इसी का पार्ट है मैक्सवेल इक्वेशन का ही। हम मैक्सवेल इक्वेशन को फ्री स्पेस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर फ्री स्पेस, अभी हमने स्टैटिक फील्ड के लिए लिखा और टाइम वेरिंग फील्ड के लिए लिखा। अब हम लिखेंगे मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन क्या होगी, कौन बताएगा? देखिए, अब जैसे इसको हमें फ्री स्पेस में लिखना है, तो फ्री स्पेस के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। फ्री स्पेस कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग पैरामीटर्स, वी नो दैट। पहले हम इक्वेशन लिखने के पहले, बल्कि मैं राइट साइड में लिख देता हूं यहीं पे। फ्री स्पेस characterized parameters। फ्री स्पेस कैरेक्टराइज पैरामीटर, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है फ्री स्पेस में, ठीक है। रिलेटिव परमिबिलिटी दैट इज म्यू आर, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। जे, जे की वैल्यू भी 0 होती है, करंट कंडक्शन डेंसिटी। रोवी, रोवी भी हमारा 0 होता है, ठीक। एंड इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी कहते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है ईटा, ये 120 पाई होती है, या 377 ओम, ओम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। तो अगर हम मैक्सवेल इक्वेशन देखें फ्री स्पेस में, तो स्टार्ट वैसे ही करेंगे उसी सीक्वेंस में जैसे हमने अभी पहले लिखा था। तो पहली इक्वेशन क्या है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या होती है, जे प्लस डेल डी बाई डेल टी होती है, सभी को पता है, ठीक है। तो चूंकि फ्री स्पेस की हम बात कर रहे हैं, और डी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बताइए, हेलो, जे तो 0 हो जाएगा, बोलिए, पुट जे इज इक्वल टू 0, जे 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि देखिए जे की वैल्यू 0 होती है ना फ्री स्पेस के लिए, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जे 0 हो जाएगा, और कोई टर्म 0 होगा, और कुछ 0 नहीं होगा। तो ये डेल डॉट डी, ये डेल डी बाई डेल टी हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। डेल डी बाई डेल टी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई होता है, और एप्सिलॉन जो हमारा है उसकी वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर रही है, 0 तो नहीं है ना, तो ये हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो इक्वेशन हो जाएगी आपकी, सो डेल क्रॉस एच जो है वो जे के बराबर आएगा। इसी का इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे, इसको इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये तो डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। इसका इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे अगर, एच डॉट डी एल, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस, दिस इज योर इंटीग्रल फॉर्म।
क्लियर है सभी को? सिमिलरली यू कैन राइट फॉर सेकेंड एक्सप्रेशन. सेकेंड एक्सप्रेशन आपका क्या था मैक्सवेल का? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी. माइनस डेल वी इज योर डेल वी बाई डेल टी. बेसिकली ये था. ठीक है, ठीक है ना? हमने बताया था बी को आप डेल वी बाई डेल टी लिख सकते हैं और डी को डेल वी बाई डेल टी लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा. ठीक है ना, मैं पीछे ही बता चुका हूँ. तो ये भी अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ई डॉट डी एल. यहाँ पे कोई टर्म जीरो होगा? कोई बताएगा? माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये जीरो तो होगा नहीं, ये तो एग्जिस्ट करेगा हमारा. तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा ई डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस. ठीक है, तो ये आपका, थोड़ा इसको सही से लिख देता हूँ. ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रल फॉर्म. ठीक है ना, दिस इज योर इंटीग्रल फॉर्म. किसके लिए? इसके लिए. ठीक है, ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया. यहाँ लिख भी देता हूँ, ये सेकंड हो गया. ठीक है, थर्ड पे आते हैं, सी पार्ट पे. सी हमारा क्या है? सी हमारा गॉस लॉ पे बेस है. दैट इज डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी. डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, ये है. ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है. इसका इंटीग्रल फॉर्म, इसमें क्या कोई चेंज आएगा? रो वी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है ना, तो रो वी वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा. हो जाएगा फ्री स्पेस में, बताइए. फ्री स्पेस में रो वी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये टर्म जीरो हो जाएगा. पुट रो वी इज इक्वल टू जीरो, सो ये हो जाएगा डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो. इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे तो इंटीग्रल फॉर्म क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, दिस इज थर्ड एक्सप्रेशन. ऐसे ही फोर्थ है डी वाला पार्ट. डी वाला पार्ट क्या है? डी एक्सप्रेशन क्या है? फोर्थ वन इज डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो. ये ऑलरेडी जीरो है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा. इसमें कोई चीज जीरो हमारी नहीं होगी फ्री स्पेस के लिए. यहाँ पे आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो. दैट इज फोर्थ एक्सप्रेशन. ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है फ्री स्पेस में लिखने में? बताइए. ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको फॉलो करते जाइए जो भी एक्सप्रेशन है, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है सभी को? Similarly, you can write it Maxwell equations for static field, means non-time varying field in free space. ये तो time varying field के लिए था, या मैं इसमें लिख भी देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको थोड़ा सा. ये टाइम वेरिंग के लिए हमने था ना, फॉर टाइम वेरिंग या कंसीडरिंग टाइम वेरिंग. टाइम वेरिंग फील्ड. ठीक है, ठीक है ना, कंसीडरिंग टाइम वेरिंग फील्ड. अब हम लोग देखेंगे कि जब हमारा नॉन टाइम वेरिंग फील्ड मतलब स्टैटिक फील्ड है, तो मैक्सवेल इक्वेशंस
Maxwell equation for static field in free space. Static field in free space. ठीक है, तो अब यहाँ पे फील्ड स्टैटिक है, इसका मतलब है कि ये नॉन टाइम वेरिंग है, नॉन टाइम वेरिंग। ठीक है, स्टैटिक का मतलब जो टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि नॉन नॉन टाइम वेरिंग है तो टाइम वाला टर्म जीरो हो जाएगा और जे भी जीरो हो जाएगा। तो जैसे आपका होता है ना जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, तो पहली बात तो ये जीरो हो गया टाइम वेरिंग और ये भी जीरो हो गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे तो इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बेटा ये? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये इसीलिए हम सारी फॉर्म्स आपको बता दे रहे हैं कि कुछ भी एग्जाम में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। टाइम वेरिंग फील्ड, नॉन टाइम वेरिंग फील्ड, फ्री स्पेस, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही सेकंड देखेंगे तो सेकंड क्या है, डेल क्रॉस, सेकंड इक्वेशन क्या है, डेल क्रॉस ई। डेल क्रॉस ई किसके बराबर था, माइनस डेल बी बाई डेल टी के बराबर था, इसको हम लोग बी भी लिख सकते हैं। तो क्या ये भी टर्म आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि टाइम वेरिंग है ही नहीं है, नॉन टाइम वेरिंग है ना, स्टैटिक फील्ड है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। दिस विल गिव यू व्हाट, सिंपली क्या दे देगा ये, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो दे देगा। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेशन में अगर आप लिखेंगे इंटीग्रल फॉर्म में, तो दिस विल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली थर्ड वाली जो इक्वेशन की हम बात करें, थर्ड हमारा था डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी था, तो रो वी ऑलरेडी जीरो रहेगा, क्योंकि फ्री स्पेस की हम बात करें तो ये जीरो रहेगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा सिंपली ये डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये होगा, टाइम का कोई वेरिंग टर्म है ही नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया इसका। जितनी मैक्सवेल इक्वेशन है सबकी इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म सारी पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, फिर लास्ट है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है तो यहाँ तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। दिस इज योर फोर्थ एक्सप्रेशन। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ये? बताइए Yes, बेटा, sir. Yes, sir. कहीं कहीं किसी को कोई डाउट किसी स्टेप में? आई डोंट थिंक सो कि कहीं किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, मैक्सवेल्स की जो प्रूफ भी हम करा देते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इनके मैं प्रूफ भी आप लोगों को करा देता हूँ, क्योंकि वही थोड़े बड़े भी हैं, बाकी जो गॉस लॉ वाले हैं वो तो छोटे छोटे हैं, वो स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हो जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत की जरूरत नहीं, वो हम प्रूफ कराए, उसके लिए प्रूफ हम ऑलरेडी करा दिए हैं आपको, यहाँ पीछे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे सी और डी वाले हैं इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। आप इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म बना सकते हैं, डिफरेंशियल से इंटीग्रल। लेकिन जैसे अगर हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल
हमको डिफरेंशियल फॉर्म प्रूफ करना है। ये मैक्सवेल का जो ये पहला वाला ये डिफरेंशियल फॉर्म है, जैसे डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ये जो डी प्लस जे हमने लिखा या जे प्लस डेल डी बाई डेल टी है ना, तो ये हमारा आएगा कैसे? तो इसके लिए हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो हम प्रूफ इसका कर देते हैं, वैसे पहला और दूसरा मैं करा देता हूँ कि दोनों तो ये दोनों तो आपकी गॉस उससे हो जाएंगे, ये हमने कराया ही है आपको। सी और डी वाला तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, जो थर्ड एंड फोर्थ है ये आपका ऐसे ही होगा जैसे हमने कराया है। ठीक है, छोटे छोटे हैं तो मैं पहले दोनों की करा देता हूँ। ठीक है, टाइम मिलेगा दोनों बाकी